नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग को क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोग को बता चुके हैं 16 महाजनपद के बारे में। उन 16 महाजनपदों को जितने भी नाम हैं उन नामों को ट्रिक से याद करने के लिए आप लोग को आज बताऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 16 महाजनपद का नाम ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक है, अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। इस ट्रिक को याद रखिए। 16 महाजनपदों के जो नाम हैं इसी ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अ से अंग, ब से वत्स। तो इस तरह से है, सभी लिखा हुआ है। अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं। अ से अवंती, पा से पांचाल, चे से चेदी, का से काशी, गा से गंधार, व से वज्जी, कु से कुरु, और यहाँ देख सकते हैं सु से सुरसेन। तो ये जो है सु से सुरसेन नाम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें तो क से कंबोज नाम याद रख सकते हैं। म कम, तो क से कंबोज, म से मल, आ तो आ से अस्मक, म से मत्स्य, दे और गा से गंधा। दे जो है खाली है, तो दे जो है आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। दे से कौन सा महाजनपद का नाम होगा ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट्स है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था। मतलब अधिकतर ऐसे महाजनपद थे जिन पर राजा लोग शासन करते थे, लेकिन कुछ महाजनपद जैसे कि गण और संघ के नाम से जो राज्य थे उन पर कोई राजा का शासन नहीं होता था, बल्कि वहां लोगों का समूह शासन करता था। लोगों का समूह का मतलब होता है कि वहां कोई एक पार्टिकुलर राजा नहीं होता था, वहां पर कई लोग मिलकर, और वो समूह जो लोगों का समूह होता था वही वहां की शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो अगला पॉइंट है कि हर महाजनपद की राजधानी होती थी, यानी कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। सभी राजधानियों को क्या है, किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए क्या करते थे, धन की जरूरत पड़ती थी। अब बहुत बड़ा सा राजधानी है तो राजधानी में तो उनके रख रखाव और सेना तथा नौकर की अब जरूरत पड़ेगी, और उन नौकर और सेनाओं को के लिए रखने के लिए तो धन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वहाँ के राजा जो है, वहाँ के शासक लोग हैं, वो क्या करते थे कि वहाँ के शासक जो है किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। कर मतलब टैक्स लेते थे किसानों और व्यापारियों से। ऐसी भी, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूटकर धन इकट्ठा किया जाता होगा। अब राजधानी को चलाने के लिए तो अब धन की जरूरत पड़ेगा ही, तो व्यापारी और किसानों से तो धन लेते ही थे। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर पड़ोसी राज्यों को भी लूटकर जो है धन इकट्ठा किया जाता है। हो सकता है कि वहां धन इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी लूट लिया जाता था। अब आगे ध्यान दें तो धीरे धीरे कुछ राज्य अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र को रखना शुरू कर दिए थे, यानी कि सेना को अस्थायी रूप से रखना कुछ राजा जो है शुरू कर दिए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो है वो क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों था। अगर क्वेश्चन हो सकता है कि मगध जो है साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों था। मगध यानी कि महाजनपद था मगध, जो खाली छोड़े थे आप लोग के लिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये प्राचीन शक्तिशाली जनपद था। ये क्या था, प्राचीन यानी पुराना और शक्तिशाली जनपद था। जैसे कि अभी कहाँ है, वर्तमान में पटना गया, ये बिहार में पड़ता है, तो अभी जो है यहाँ पर है। इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी, राजगृह, यानी कि इसकी पुरानी वाली जो राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी। इसके आसपास पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से इनकी रक्षा करती थी। आप लोग अगर कभी राजगीर गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ आसपास में काफ़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है। वही इनकी प्राकृतिक सुरक्षा का एक कवच था जो इनकी रक्षा करती थी, और यही इनको समृद्ध बनाने में काफ़ी सहायक भी थी, क्योंकि अब पहाड़ के चारों, अब इन राज्यों के चारों तरफ पहाड़ है
तो ये दुश्मनों से खतरा बहुत कम था। अब दुश्मन इन पर हमला करने के लिए वो पहाड़ चढ़ेंगे, तभी तो आकर हमला करेंगे। पहाड़ पर चढ़ने से वो दुश्मन लोग घबराते थे, यानी यहाँ पर कभी हमला ही नहीं हुआ और हमला ही नहीं होता था, जिस वजह से यहाँ की जो है राजधानियाँ था काफ़ी सुरक्षित थी। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो इनकी भूमि उपजाऊ थी, यानी कि इनकी जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, वहाँ पर काफ़ी फसल होती थी। अब जहाँ पर जिस राज्य का भूमि उपजाऊ रहेगा वो राज्य तो समृद्ध होगा ही ना, समृद्ध मतलब धनी, तो धनी तो होगा ही। आगे देखा जाए तो गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी। इनकी जो भूमि है उनकी सिंचाई कैसे, अब उपजाऊ भूमि है तो उपजाऊ होगा कैसे, अब उसके लिए हल जोताएगा, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होगा, तभी तो वहाँ पर फसल अच्छी हो सकती है। तो यहाँ जो है इनकी भूमि में यानी कि इनकी खेतों में जो है गंगा और सोन नदी के पानी से जो है सिंचाई होती थी, यानी कि और पटाया जाता था उनके खेतों को। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो गंगा और सोन नदी में नौका द्वारा यातायात की सुविधा थी। गंगा और सोन नदी में क्या थी, नौका द्वारा, नौका मतलब नाव द्वारा जो है यातायात की सुविधा थी, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई, यानी कि व्यापारी लोग जो है वो नाव के सहारे जो है अपना व्यापार करते थे। ताकि देखिए अब हम लोग हैं तो देख सकते हैं कि हम लोग अगर हवाई जहाज़ से, चाहे एरोप्लेन जो है हवाई जहाज़ या ट्रेन से अगर सफ़र करते हैं तो ज़्यादा खर्च होता है, अगर पानी वाले जहाज़ से या नाव से जाते हैं तो कम खर्च में निपट जाते हैं। तो यही है कि वो लोग जो है नाव से जाते थे, व्यापार करते थे। हालांकि नाव से जो है व्यापार करने में, यानी कि नाव से यात्रा करने में काफ़ी खतरा भी था। मान लीजिए लहरें आ गई, नावें डूब गई तो खतरा भी था, लेकिन ये काफ़ी जो है सस्ता पड़ता था, तो जिससे जो है व्यापारियों को व्यापार करने में काफ़ी सुविधा मिलती थी, क्योंकि सस्ते में निपट जाते थे। तो इस वजह से भी जो है वहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता था, और जिस राज्य में व्यापार ज़्यादा होगा वहाँ तो राजकोष में खजाना तो बढ़ेगा ही। तो इस वजह से भी जो है देखा जाए तो मगध जो है साम्राज्य समृद्ध था, यानी धनी था। यहाँ पर लोहे की खानें भी थी, और इसको धनी होने का कारण क्या था कि यहाँ पर लोहे की खान था, और जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध हो जाती थी। चूँकि यहाँ पहाड़ी इलाका था, जंगल वाली इलाका था, तो यहाँ पर जो है हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी सेनाओं के लिए, जो कि युद्ध में काफ़ी लाभकारी साबित होता था। इस वजह से भी जो है ये मगध साम्राज्य जो है समृद्ध था। तो समृद्ध होने का ये भी एक कारण दे सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि एक आरंभिक साम्राज्य, अगला टॉपिक्स क्या है, एक आरंभिक साम्राज्य। आपको बुक में भी इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। मगध के विकास के साथ साथ जो है मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मगध का तो विकास हुआ ही, उस समय जो है क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का भी उदय उसी समय हुआ। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, जो कि आपको पिछले भी बता चुके हैं कि इसकी स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी स्थापना, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था, तो 321 ईसा पूर्व में किया था। ये जो है बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था, तो 321 ईसा पूर्व में किया था। ये जो है पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक जो है फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो पश्चिम में देखा जाए तो अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक जो है फैला हुआ था। ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। आगे ध्यान दिया जाए तो मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत, यानी मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिला, तो आप लोग देख सकते हैं कि मूर्ति कला से, यानी कि मूर्ति का जो कला बनाया हुआ रहता था उससे कुछ स्रोत मिले हैं। अगला है समकालीन रचनाएं, जैसे कि इंडिका पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, उससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिली है। और देखा जाए तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था उससे भी जानकारी मिलती है। जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथों के द्वारा भी जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब आगे देखा जाए तो अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों के द्वारा भी, तो अशोक द्वारा जो है स्तंभों पर अभिलेख लिखाया जाता था पहले, तो उसके द्वारा भी जो लिखवाए गए थे स्तंभों पर अभिलेख, उसके द्वारा भी जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और देखा जाए
तो अगला जो है कि अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ऐसा राजा था जो कि ऐसा पहला राजा था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा यानी कि जो उनके रहने वाले निवासी थे उनके राज्य में, उनके लिए जो है संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, यानी कि उस समय में शासन व्यवस्था कैसी थी। कब? मौर्य काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में देखना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य में क्या थे? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी, जो कि अब पटना नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन नाम पाटलिपुत्र थी। अब प्रांतीय केंद्र, इनके प्रांतीय केंद्र समझ लीजिए। तब प्रांतीय केंद्र तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी, ये सब जो है उनके राजनीतिक केंद्र थे। अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि पश्चिम में जो है पाक से आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसा संदेश जो है उत्कीर्ण किए गए थे। उत्कीर्ण का मतलब होता है खोद कर लिखना, पत्थरों पर खोद कर लिखना, उसको उत्कीर्ण करना बोला जाता है। अब आगे देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा जो कि तटवर्तीय क्षेत्र था। अफगानिस्तान का देखा जाए तो वो पहाड़ी इलाका है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उड़ीसा जो कि एक तटवर्तीय क्षेत्र है। तो इस तरह से वहां पर एक तरह का प्रशासनिक व्यवस्था कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। आगे देखा जाए तो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। कैसा थे? तो तक्षशिला और उज्जैनी जो है दोनों क्या थे? लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। अगला पॉइंट को ध्यान में दिया जाए तो देख सकते हैं कि मौर्य शासन जो है 150 वर्षों तक ही चल पाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट्स है जिससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि मौर्य शासन कब से कब तक चला। तो मौर्य शासन जो है कितना दिनों तक चला? तो 150 वर्षों तक चला। तो ये क्वेश्चन का जो है आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि मौर्य शासन जो है 150 वर्षों तक चला, 150 वर्षों तक चल पाया। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो आगे जो है आप देख सकते हैं कि स्वर्णगिरी यानी कि सोने का पहाड़, ये अभी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो स्वर्णगिरी यानी सोने का पहाड़ जो कि अभी कर्नाटक में है, इसे सोने की खानें थी। कर्नाटक में जो है सोने की काफी खान थी। अब ध्यान दिया जाए तो साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन रहना आवश्यक था। साम्राज्य को चलाने के लिए क्या था? भूमि और नदी दोनों मार्गों से जो है आवागमन रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा, चूंकि उस समय जो है ऐसे अभी के जमाने में जो गाड़ियों का फैसिलिटी जो उस समय नहीं था, पैदल ही या बैलगाड़ियों से जाना पड़ता था। तो उस समय जो है सप्ताहों या महीनों लग जाते थे। अगर पैदल चलेगा तो महीनों लग जाता था प्रांतों तक जाने में। तो ये जो था उसके कुछ नोट्स थे, जो कुछ पॉइंट्स थे। अब बाकी का जो है वो अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बाकी का जो है पार्ट 3 वीडियो में जो है ये आएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पर।